सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में हम द्विवेदी युग और छायावाद से जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये सभी प्रश्न जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आप लोग जो इन सभी प्रश्नों को नोट डाउन कर लीजिएगा, या तो नहीं कर पाते हैं तो टेलीग्राम पे मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। वहाँ पे जो है PDF में सेंड कर दूँगी, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और रिविज़न करते रहिएगा, ठीक है। ये प्रश्न जितना महत्वपूर्ण UGC नेट के विद्यार्थियों के लिए है, उतना ही महत्वपूर्ण अन्य विद्यार्थियों के लिए है जो TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं या DSSS भी TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप लोग जो है क्लास में बने रहिएगा, सभी प्रश्नों को आप लोग ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यूनिट 2 जो है सभी विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएँ हैं। आप सभी को बताना है इनमें से जो है कौन सी रचना आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। अयोध्या का विलाप, केशी की कथा, स्वर्ग सहोदर और चंद्रहास और नागरी तेरी यही दशा, इनमें से कौन सी रचना जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। राइट आंसर हो जाएगा केवल ए और ई, ठीक है, केवल ए और ई। अयोध्या का विलाप और नागरी तेरी यही दशा, ये दोनों रचनाएं जो हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, बाकी 3 रचनाएं जो है ये देखेंगे। ऑप्शन बी केशी की कथा और स्वर्ग सहोदर और चंद्रहास, ये तीनों रचनाएं जो है मैथिली शरण गुप्त की हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी की कविताओं का संग्रह है। कविताओं का संग्रह यहाँ पे हटा दीजिए, काव्य संग्रह है, ठीक है ना। काव्य संग्रह है होगा यहाँ पे, ठीक है। काव्य मंजूषा, सुमन, देवी स्तुति शतक, काव्य कुंजावली, व्रतम, ठीक है, या उपयुक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जो है अनुदित और मौलिक लगभग जो है 80 ग्रंथ इन्होंने लिखा है, ठीक है। काव्य संग्रह यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है ना। काव्य मंजूषा, सुमन भी होगा, और काव्य कुब्ज, अबला, विलाप, देवी स्तुति शतक, काव्य कुंजावली, व्रतम, ठीक है, ये सभी जो है इनका काव्य संग्रह है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अनुदित काव्यों में सही नहीं है, ठीक है। आप सभी को पता ही होगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है बहुत सारी रचनाओं का इन्होंने अनुवाद किया था, ठीक है। तो उसी में से जो है प्रश्नों को मैंने लिया है कि इनमें जो है कौन सा सही नहीं है। बिहार वाटिका जयदेव के गीत गोविंद का संक्षिप्त अनुवाद है। स्नेहमाला भर्तृहरि के श्रृंगार शतक का दोहों में अनुवाद है। ऑप्शन सी है ऋतु तरंगिणी कालिदास के ऋतु संहार का दोहों में अनुवाद है। ऑप्शन डी है विनय शतक भर्तृहरि के वैराग्य वातक का दोहों में अनुवाद है। राइट आंसर क्या होगा, वैराग्य वातक ने वैराग्य शतक होगा यहाँ पे, ठीक है, वैराग्य शतक। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कालिदास के ऋतु संहार का दोहों में अनुवाद नहीं है, छाया अनुवाद है, ठीक है, छाया अनुवाद, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। चलिए कोई बात नहीं, प्रकाशन वर्ष जो है यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको हटाना मैं भूल गई, कोई बात नहीं। राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं, राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, BDAEC, ठीक है, पारिजात 1937, ठीक है ना। तो राइट आंसर BDAEC होगा, ठीक है ना। प्रकाशन वर्ष भी आप लोग ध्यान रखिएगा और सभी रचनाएं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। रामचरित चिंतामणि काव्य प्रबंध की रचना किस कवि ने की। रामचरित चिंतामणि प्रबंध काव्य की रचना किस कवि ने की है। रामचरित उपाध्याय ने किया है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न।
रामचरितोपाध्याय की रचना है, आप सभी को बताना है इनमें से रामचरितोपाध्याय की रचना कौन कौन सा है। देवदूत, देवी द्रौपदी और भारत भक्ति। ठीक है, ABC राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा ABC। और भी इनकी रचनाएं आप लोग जानते रहिएगा, राष्ट्र भारती, ठीक है, राष्ट्र भारती, देव सभा भी इनकी रचना है, और विचित्र विवाह। ठीक है, विचित्र विवाह, ये सभी रचनाएं। ठीक है, यानी देवदूत, देवी द्रौपदी, भारत भक्ति, राष्ट्र भारती, देव सभा, विचित्र विवाह, ये सभी रचनाएं जो है रामचरितोपाध्याय के हैं। ठीक है, क्योंकि शुक्ल जी ने भी इन सभी रचनाओं को जो है माना है। ठीक है, उनकी बुक से ही है। ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर ऑप्शन तीसरा हो जाएगा ABC। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनकी कथा वस्तु एक महाकाव्य क्या अच्छे प्रबंध काव्य के लिए भी अपर्याप्त है? उपयुक्त कथन शुक्ल जी ने किस ग्रंथ के बारे में कहा है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन C राइट आंसर हो जाएगा। प्रिय प्रवास के बारे में कहा है। अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है प्रिय प्रवास, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1914। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनमें से कौन कवि द्विवेदी मंडल के कवि नहीं हैं? ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? इनमें से जो है कौन कवि द्विवेदी मंडल में नहीं आते हैं? क्वेश्चन नंबर 8। राय देवी प्रसादपुर, नाथूराम शर्मा शंकर, राम नरेश त्रिपाठी, ये तीनों लोग जो है द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नाम से ऐसा लगता है कि द्विवेदी मंडल के कवि हैं, लेकिन ये द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि हैं। ठीक है, लोचन प्रसाद और रामचरितोपाध्याय, ठीक है, ये दोनों लोग द्विवेदी मंडल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो कौन से कवि जो है द्विवेदी मंडल के नहीं हैं पूछा गया है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ABC हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ABC। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। घटना हो चाहे घटा, उठ नीचे से नित्य, आती है ऊपर सखी, हो कर चंद्रादित्य, उपरोक्त पंक्ति किस रचना से ली गई है? यह पंक्ति जो है किस रचना से ली गई है? तो साकेत से ली गई है। ठीक है, साकेत रचना से यह पंक्ति है, और कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त के संदर्भ में शुक्ल जी की कही गई बातों में से असंगत बताइए। ठीक है, प्रश्न है हमारा यहाँ पे, मैथिली शरण गुप्त के संदर्भ में जो यहाँ पे कथन दिए गए हैं शुक्ल जी द्वारा, ठीक है, इनमें से कौन सा असंगत है ये बताना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। गुप्त जी की ओर पहल हिंदी प्रेमियों का सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली उनकी भारत भारती निकली। ऑप्शन बी है, साकेत और यशोधरा दो बड़े प्रबंध काव्य हैं। ऑप्शन सी है, मैथिली शरण गुप्त के छोटे काव्यों का प्रसंग योजना भी प्रभावशाली और भाषा भी बहुत साफ सुथरी है। ऑप्शन डी है, संवत 1967 में उनका रंग में भंग नामक एक छोटा सा प्रबंध काव्य प्रकाशित हुआ था। असंगत पूछा जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, असंगत पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, रंग में भंग जो है यहाँ पे 1967 दिया है ना, तो ये नहीं होगा, 1966 होगा शुक्ल जी के अनुसार। ठीक है, शुक्ल जी कहते हैं कि संवत 1966 में उनका यानी मैथिली शरण गुप्त का रंग में भंग नामक एक छोटा सा प्रबंध काव्य प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो माइनर से यहाँ पे मिस्टेक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी सभी कथन जो है बिल्कुल सही हैं, शुक्ल जी द्वारा कहे गए। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, राय देवी प्रसादपुर के संबंध में सत्य कथन बताइए। ये भी शुक्ल के अनुसार ही है। ठीक है, राय देवी प्रसादपुर के संबंध में सत्य कथन बताना है। क्वेश्चन नंबर 11। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए, ये ब्रज भाषा काव्य परंपरा के बहुत ही प्रौढ़ कवि थे, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी है, इन्होंने रसिक समाज नाम की एक पत्रिका निकाली थी, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी देखेंगे, उपनिषद और वेदांत में जो है उनकी अच्छी गति थी। ठीक है, ये भी सही है। ऑप्शन डी देखेंगे, इनकी रचना वसंत वियोग बहुत बड़ी कविता है, ये भी सही है।
ऑप्शन डी देखेंगे, अमलतास इनकी रचना नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ए सी डी हो जाएगा, ए सी डी, ए सी डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अब देख लेते हैं, अमलतास इनकी रचना नहीं है, इनकी रचना है, यहाँ पे नहीं है इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। और जो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन बी, इन्होंने रसिक समाज नामक एक पत्रिका निकाली, रसिक समाज नहीं, रसिक वाटिका। ठीक है, रसिक वाटिका, रसिक वाटिका जो इन्होंने पत्रिका निकाला था। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन गलत है, राइट आंसर ए सी डी होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का नहीं है। खास करके आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सभी रचनाएं जो यहाँ पे मैं क्लास ले रही हूँ, इसमें जो सभी रचनाएं हैं ना, शुक्ल की पुस्तक से लिया गया है। ठीक है, तो उस पुस्तक को आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा है तो रिवीजन नहीं कर पाए हैं, तो इन प्रश्नों को आप लोग ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न जो यहीं से पूछा जाता है। ठीक है ना, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे होंगे तो देखेंगे कि यहाँ से ही जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का नहीं है, तो ऑप्शन डी स्वप्न राम नरेश त्रिपाठी का है ना, राम नरेश त्रिपाठी का है। बाकी प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि, कृषक क्रंदन, ये तीनों रचनाएं जो हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही के हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को सुमेलित कीजिए। इन रचनाओं को सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं, द्वारका प्रसाद मिश्र का हो जाएगा कृष्णायन। ठीक है, कृष्णायन से आप लोग द्वारका प्रसाद ऐसे मैच करके याद रखिएगा। बलदेव कृष्ण का हो जाएगा, बलदेव मिश्र प्रसाद मिश्र का हो जाएगा साकेत संत। उदय शंकर भट्ट का होगा तक्षशिला। प्रताप नारायण पुरोहित का हो जाएगा नल नरेश। ठीक है ना, तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 1 4 3। ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, सन 1928 ईस्वी में किस कवि ने माघ की रचना शिशुपाल वध के 2 सर्गों का हिंदी माघ नाम से अनुवाद किया। यानी प्रश्न है, सन 1928 में किस कवि ने माघ की जो रचना है शिशुपाल वधम, इसका जो है 2 सर्ग, ठीक है, 2 सर्गों का हिंदी माघ नाम से अनुवाद किया था। किसने किया था? गिरधर शर्मा ने, लाला भगवान दीन ने, रामदेवी प्रसाद पूर्ण ने, लोचन प्रसाद पांडे ने। जो विद्यार्थी बिल्कुल गहराई से पढ़ते हैं वो इन प्रश्नों का जो है कीमत ज़रूर जानेंगे। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे हवाई में ये प्रश्न को आप लोग नहीं कर पाओगे। ठीक है, जो डीप में पढ़ेगा, अच्छे से पढ़ेगा ध्यानपूर्वक, वही इन प्रश्नों को सही आंसर लगा पाएगा। ठीक, तो आप लोगों से यही निवेदन है कि इन प्रश्नों को ज़रूर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर नहीं पता है तो जिनको पता है तो कोई बात नहीं, रिवीजन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? गिरधर शर्मा ने। ठीक है, गिरधर शर्मा ने जो है माघ कवि की रचना जो शिशुपाल वधम है उसके 2 सर्गों का इन्होंने अनुवाद किया था हिंदी माघ नाम से। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। नायिका भेद वर्णन के विरोधी कवि कौन है? नायिका भेद वर्णन के विरोधी कवि कौन माने जाते हैं? मैथिली रंगगुप्त, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओ, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो नायिका भेद वर्णन के विरोधी कवि आप लोग को पता ही होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, है ना। मौसम ख़राब होने के कारण इतना कोल्ड हो गया है, समझ जाइए, क्या ही बताऊँ मैं। अगला प्रश्न देखेंगे, श्रीधर पाठक की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? आप सभी को बताना है श्रीधर पाठक की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है। ब्रज भाषा में है तो उजड़ ग्राम होगा ब्रज भाषा में। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है ना, क्योंकि एकांतवास योगी जो है ये तो खड़ी बोली में है। ठीक है ना, उपरोक्त तो सभी नहीं होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, उजड़ ग्राम। आगे देखते हैं, श्रीधर पाठक की रहस्यवादी कविता इनमें से कौन सा है? सांध्याटन, सुसंदेश, कश्मीर सुषमा, भारत गीत।
बताइए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। रहस्यवादी कविता है सुसंदेश, ठीक है, सुसंदेश इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अयोध्या सिंहोपाध्याय हरिऔध की प्रथम रचना कौन सा है। अयोध्या सिंहोपाध्याय की प्रथम रचना कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण शतक, ठीक है, कृष्ण शतक। अगला प्रश्न है अयोध्या सिंहोपाध्याय हरिऔध जी ने अपने किस ग्रंथ में नायिका भेद के अंतर्गत देश प्रेमिका, लोक प्रेमिका, जाति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका की आदर्श कल्पना की है। कृष्ण शतक में, वैदेही वनवास में, प्रिय प्रवास में या रस कलश में, ठीक है। राइट आंसर बताइए आप लोग। राइट आंसर हो जाएगा इसका रस कलश में। रस कलश में जो है हरिऔध जी ने देश प्रेमिका, लोक प्रेमिका, जाति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका की आदर्श कल्पना की है। ये इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। अयोध्या सिंहोपाध्याय हरिऔध कृत वैदेही वनवास है प्रबंध काव्य, गीति काव्य, चंपू काव्य, मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य तो बिल्कुल नहीं है, यह एक जो है प्रबंध काव्य है वैदेही वनवास। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जगत सच्चाई सार, जगत सच्चाई सार किसका है तो श्रीधर पाठक का होगा। और बालचर, बालचर जो रचना है हरिऔध का है। बालचर हरिऔध जी की रचना है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत कम पूछा जाता है ये, लेकिन ये रचना जो है हरिऔध सिंहोपाध्याय हरिऔध की, अयोध्या सिंहोपाध्याय हरिऔध की है, ठीक है। द्वापर मैथिली शरण गुप्त का हो जाएगा और पथिक राम नरेश त्रिपाठी का होगा। 3-1-5-2, 3-1-5-2 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या होगा। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या होगा। प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष क्या है। प्रिय प्रवास का हो जाएगा 1914, रस कलश 1931, चोखे चौपदे 1932 और वैदेही वनवास 1940, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं प्रकाशन काल के अनुसार सही अनुक्रम क्या होगा। प्रकाशन काल के अनुसार सही अनुक्रम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23 राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। यशोधरा 1932, द्वापर 36, जय भारत 52 और विष्णु प्रिया 57, ठीक है। प्रकाशन वर्ष आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न देखेंगे। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम बताइए। ये सभी रचनाएं राम नरेश त्रिपाठी की हैं। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न, ठीक है। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाशन वर्ष आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। मिलन का मेरे ख्याल से 1917 है, पथिक का 1920 है, मानसी का भी मुझे नहीं याद आ रहा, ठीक है ना। आप लोग देख लीजिएगा। राइट आंसर जो है सी होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अधिकार खोकर बैठना यह दुष्कर्म है। यह कथन किसका है। अधिकार खोकर बैठना महादुष्कर्म है, ये किसने कहा है।
एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे मैंने क्या बताया, 1917 पथिक 1920 और मानसी 27 है, ठीक है, 27 हो जाएगा और ये 29, स्वप्न जो है 29, यानी कि 17, 20, 27, 29, ठीक है, ये है क्रम। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अधिकार खोकर बैठना महादुष्कर्म है, ये कथन किसका है, तो मैथिली शरण गुप्त का है। प्रकाशन काल की दृष्टि से महादेवी वर्मा की रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। निहार कब का है इनका, 1930 और रश्मि 32, नीरजा 35, सांध्य गीत 36, है ना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ से प्रश्न रिपीट ज़रूर होगा, आप लोग पक्का देख लीजिएगा, इसलिए प्रकाशन वर्ष आप लोग ध्यान रखेंगे। 27, क्वेश्चन नंबर 27, महादेवी वर्मा की कौन सी रचना जो है बौद्ध दर्शन से प्रभावित है। इनमें से कौन सी रचना जो है बौद्ध धर्म से प्रभावित है। ऑप्शन डी रश्मि। अगला प्रश्न देखेंगे, निराला की रचना तुम और मैं कविता है ये, ठीक है, तुम और मैं निराला की कविता है। इसमें जो है प्रेम संबंधी गीत है, निर्गुण विचारधारा का प्रभाव है, या शोषित वर्ग की कटु आलोचना की गई है, या सर्वहारा वर्ग के प्रति सहानुभूति है। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 28 का, तो इसमें जो है निर्गुण विचारधारा का प्रभाव मिलता है, ठीक है। तुम और मैं जो कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, इसमें निर्गुण विचारधारा का प्रभाव मिलता है। पूछा जा सकता है कि निराला के किस कविता में जो है निर्गुण विचारधारा का प्रभाव मिलता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या होगा। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या होगा, तो ऑप्शन डी राइट होगा, बीड़ा, पल्लव, गुंजन, ग्राम्या, रजत शिखर। इन सब का प्रकाशन वर्ष आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी में नवचेतनावाद का प्रचारक कौन है। नवचेतनावाद के प्रचारक कौन माने जाते हैं हिंदी साहित्य में। सुमित्रानंदन पंत, ठीक, सुमित्रानंदन पंत सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, प्रसाद की किस कृति में यज्ञ की क्रूरता यानी हिंसा को नंदनीय और घृणित बताते हुए मनुष्य का वास्तविक धर्म मानवता बताया गया है। करुणालय में, कानन कुसुम, चित्राधार, लहर। आप सभी को भली बात परिचित है इन सभी रचनाओं से, ठीक है। जो यूजीसी नेट के विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए जो है ये क्वेश्चन जो है हलवा है, कुछ क्वेश्चन इसमें जो है बिल्कुल हलवा है, उनको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है ना। तो ये कथन जो है किस रचना से है, क्वेश्चन नंबर 31 करुणालय। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, जयशंकर प्रसाद की रचनाओं के प्रकाशन काल का सही अनुक्रम क्या होगा। सही अनुक्रम क्या होगा। झरना कब का है, 1918, आंसू 25, लहर 33, कामायनी 35, ठीक है। कहीं कहीं 36 भी आपको कामायनी मिलेगा, लेकिन सर्वमान्य रूप से जो है 35 ही माना गया है, आयोग ने भी 35 ही माना है, 1935, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, कामायनी के किन सर्गों में पूंजीवादी सभ्यता और वर्ग संघर्ष का संकेत मिलता है। ईर्ष्या और कर्म, इड़ा और लज्जा, स्वप्न और संघर्ष, चिंता और आशा। कामायनी में कितने सर्ग हैं, 15 सर्ग हैं, ठीक है। आप सभी को बताना है कामायनी के किन सर्गों में पूंजीवादी सभ्यता और वर्ग संघर्ष का संकेत मिलता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, स्वप्न और संघर्ष। अगला प्रश्न है, लहर में संकलित सबसे लंबी कविता कौन सी है। लहर में कितनी कविताएं संकलित हैं, तो 4, ठीक है, 4 लंबी कविताएं संकलित हैं, लेकिन सबसे लंबी कविता कौन सी है इनमें से ये बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, प्रलय की छाया, ऑप्शन डी। आगे देखेंगे, प्रसाद कृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है महाराणा प्रताप का पराभव,
पद्मिनी का अग्निदाह, रानी कमलावती का मानसिक द्वंद्व या जल प्रलय। यूनिट 2 को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यूनिट 2 से जो है मैंने पहले ही बताया था 21, 22, 25, 30, 31, ठीक है। इस बार तो 31 प्रश्न, इतने प्रश्न जो है हर बार आता है, ठीक है ना। यानी 25 से 30 मान लीजिए, अगर हम बीच की बात करें तो 25 से 30 क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन आप लोग मान के चलिए, इतना आता है यूनिट सेकेंड से, ठीक है ना, यूनिट सेकेंड से। तो यूनिट सेकेंड को जो है आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ खास करके। अभी तो मैं अभी छायावाद, प्रगतिवाद, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, इन सब से क्वेश्चन करा रही हूँ। इन सब से कम ही प्रश्न आते हैं, लेकिन आते हैं तो बिल्कुल प्रमाणित तथ्यों पर आधारित आते हैं, और वही मैं करा रही हूँ, ठीक है ना। उसके बाद जब मैं आऊँगी नाटक पे, ठीक है, नाटक हो गया, उपन्यास हो गया, कहानी हो गया, एकांकी हो गया, इन सभी प्रश्नों से जो है मैं बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न कराऊंगी, जहाँ से जो है प्रश्न आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यूनिट 2 पे मैंने फोकस किया है इस बार, क्योंकि यूनिट 5 से लेकर यूनिट 10 तक मैंने बहुत प्रैक्टिस सेट करा दिया है, ठीक है। तो उसको आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है ना। और जो प्रश्न बच गए हैं उनको भी मैं इस अभी नए प्रैक्टिस जो कराऊंगी उसमें नए प्रश्नों को भी लूँगी मैं, ठीक है। और उन प्रश्नों को भी रिवीजन करना है, क्योंकि आएगा तो वही तथ्य पर आधारित सभी प्रश्न हैं, कोई और नया क्या बनाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर बताएंगे आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रानी कमलावती का मानसिक द्वंद्व। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, किस समीक्षक ने छायावाद को तत्कालीन काव्य की संपूर्ण विशेषताओं की व्यंजना में असमर्थ समझकर उसे स्थान पर स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग अधिक सार्थक माना? नामवर सिंह ने, रामकुमार वर्मा ने, बच्चन सिंह ने, वासुदेव सिंह ने। किस आलोचक ने छायावाद को तत्कालीन काव्य की संपूर्ण विशेषताओं की व्यंजना में असमर्थ समझकर उसके स्थान पर क्या माना? स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग जो है अधिक सार्थक माना है। किसने माना? ऐसा कौन कर सकता है? बच्चन सिंह, ठीक है, बच्चन सिंह, क्योंकि बच्चन सिंह जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जितने भी कथन हैं उससे जो है बहुत प्रभावित हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है इनके फेवरेट हैं, ठीक है। तो कोई भी कथन अगर शुक्ल से रिलेटेड आए और इनको टारगेट करके पूछा जाए, किसी और आलोचक को टारगेट करके पूछा जाए कि किसने कहा है, किसने उसको सही माना है, तो बच्चन सिंह राइट आंसर होंगे, हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, जयशंकर प्रसाद की किस रचना में प्रकृति विषयक, भक्ति विषयक और प्रेम विषयक कविताएं संकलित हैं? प्रकृति विषयक, भक्ति विषयक और प्रेम विषयक, ये सभी कविताएं जो हैं जयशंकर प्रसाद के किस रचना में संकलित हैं? ऑप्शन ए, कानन कुसुम, ठीक है, कानन कुसुम। अगला प्रश्न है, कामायनी के संदर्भ में असंगत बताइए, असंगत कथन है। ऑप्शन ए, कामायनी एक रूपक है, कामायनी के एक रूपक है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। ऑप्शन बी, कामायनी एंड फैंटेसी काव्य है। एंड नहीं होगा, एक होगा ना। कामायनी एक फैंटेसी काव्य है, ये बच्चन सिंह ने कहा है। कामायनी एक असफल कृति है, इंद्रनाथ मदान ने कहा है। कामायनी एक कंपोजियन है, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। राइट आंसर क्या होगा? तो कामायनी एक फैंटेसी है, इस फैंटेसी से ही आपको समझ जाना चाहिए कि ये बच्चन सिंह नहीं है, मुक्तिबोध है, ठीक है, मुक्तिबोध। राइट आंसर मुक्तिबोध हो जाएगा, सॉरी, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये मुक्तिबोध का कथन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, छायावाद के प्रवर्तक और प्रस्तोता के संदर्भ में असंगत बताइए। छायावाद के प्रवर्तक और प्रस्तोता के संदर्भ में असंगत बताना है। प्रभाकर माचवे ने माखनलाल चतुर्वेदी को माना है। लीलाचंद जोशी ने जयशंकर प्रसाद को माना है। नामवर सिंह ने सुमित्रानंदन पंत को माना है। रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त और मुकुलधर पांडे को माना है। छायावाद का प्रवर्तक बताइए, राइट आंसर क्या होगा?
तो नामवर सिंह ने जो है सुमित्रा नंदन पंत को नामवर सिंह ने नहीं माना है, किसने माना है? नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी ने माना है। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है, छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं? विशेषण, विपर्य, स्वच्छंद भावावेश, मूर्त विधान या इतिवृत्तात्मकता। तो इतिवृत्तात्मकता तो नहीं हो सकता, यह VYQ का क्वेश्चन है। ठीक है, बार बार रिपीट हुआ है तो मैंने इस प्रश्न को लिया ताकि आपके जो है आप लोगों के माइंड में रहे ये प्रश्न। राइट आंसर ABC हो जाएगा। ठीक है ना, ABC यहाँ पे होना चाहिए था, 1 2 3 मान लीजिए, ऑप्शन ए 1 2 3। ठीक है ना, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, टोटल जो है 40 प्रश्न थे और कल की क्लास में जो है मैं प्रगतिवाद और प्रयोगवाद से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगी। ठीक है ना, तो आप सभी अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा। जो भी क्वेरी हो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर बता दीजिएगा। और कविता से जो है रजनी ने बोला था, स्टूडेंट हैं जो बराबर मेरी वीडियो देखती हैं, कविता से संबंधित जो है मैं PDF आप सभी को सेंड कर दूंगी। जब मैंने तैयारी किया था तो मैंने लिया था PDF, मैंने जो है बाई किया था, तो वो PDF मिल नहीं रहा। ठीक है, मैं ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ लैपटॉप में, अगर मिल गया, रात को मिल गया तो मैं सेंड ज़रूर कर दूँगी। ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी मैं जो है जो मेरे पास है उसको मेरे पास क्या वो दृष्टि की बुक है, उस बुक से जो है मैं PDF बना के भेज दूँगी। अगर आपके पास बुक नहीं है तो, अगर है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, नहीं है तो आप मुझे बता देना, मैं भेज दूँगी। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में, कल की क्लास में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।